हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम फ्रिक्शन का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आईआईटी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लेना। आज हम आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर पड़ेगा उसमें हम आपको फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बताएंगे। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी इसके कितने पार्ट्स और बनेंगे। तो देखो, फ्रिक्शन का भी ये दूसरा पार्ट है, इसका एक पार्ट और बनेगा। उसके बाद हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है, स्यूडो फोर्स है और ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स है। तो तीन, तो हमारे पास अभी 5 पार्ट्स और बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं फ्रिक्शन का पार्ट 2। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इस तरीके से यहां पर एक ब्लॉक दिया गया है और उस ब्लॉक का आपको मास दिया गया है √3 kg। ठीक है, उस ब्लॉक का आपको मास दिया गया है √3 kg। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां पे आपको म्यू दिया गया है, यहां पे आपको म्यू दिया गया है 1/2√3। आ रही बात समझ? ठीक है, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F कितनी होगी जिससे कि ब्लॉक मूव ना करे। देखो सुनना ध्यान से, यहां पे ये ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने F फोर्स लगाया। जब हमने यहां पर F फोर्स लगाया तो यार एक बात बताओ, ये ब्लॉक आगे जाना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा हम F फोर्स लगा सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू F फोर्स की कितनी होगी जब तक ये ब्लॉक आगे ना जाए। आ रही बात समझ? आईआईटी का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, इक्वेशन वगैरह बनाइए, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह निकाल के फटाफट से। 1 2 3 4 5 कर लिया ट्राई? मैं ट्राई करने जा रहा हूं भाई, देखना ध्यान से। यहां पर ये ब्लॉक मैंने लिया और अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या आएगा बोलो? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो F का इधर कंपोनेंट F cos 60 आ जाएगा, इधर मैं लगा देता हूं F cos 60 डिग्री। F का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? F sin 60 डिग्री। यहां पे ये फोर्स mg लगेगा, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, आ रही बात समझ? m हमारा m कितना है? √3 kg, तो यहां पे आ जाएगा √3g। m हमारा कितना है? √3 kg, तो यहां पे आ जाएगा √3g और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब जल्दी से यहां से हम क्या निकाल लें? नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें। अच्छा, पीछे की तरफ जब ये ब्लॉक आगे जाने के लिए उद्यत होगा, आगे जाना चाहेगा, तो फिर पीछे की तरफ क्या आएगा? फ्रिक्शन। पीछे की तरफ क्या आएगा? फ्रिक्शन। तो पीछे की तरफ हमारे पास क्या आ गया? फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। चलो भाई, अब बताओ क्या कर सकते हो? बताओ क्या कर सकते हो? देखो, एक चीज तो यहां पे आपको पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। तो देखो, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? F sin 60 डिग्री प्लस √3g, है ना? F sin 60 प्लस √3g। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? F √3/2 प्लस √3g। ये हमारे पास कितना आ गया? नॉर्मल रिएक्शन आ गया हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, अब अगर इस ब्लॉक को चलना नहीं है, अगर इस ब्लॉक को चलना नहीं है तो यहां पे पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन लगेगा भाई? इसलिए मैंने यहां पे लिखा है म्यू एन। ये क्यों म्यू एन क्यों लिखा है? यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब अब ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, अभी चला नहीं है, जस्ट चलने वाला है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि F cos 60 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब F cos 60 को मैंने लिख दिया F/2 म्यू एन। म्यू एन की जगह पे हमारे पास आ जाएगा F √3/2, ठीक है, प्लस म्यू √3g। क्लियर है? कोई गलती तो नहीं हो रही? देख लो एक बार। म्यू इंटू एन किया है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां से पुट की है।
तो म्यू एफ रूट 3/2 प्लस म्यू रूट 3g। क्लियर है? पक्का पक्का से। अब एक काम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, यहां से हमको निकालना क्या है, सोचो। यहां से हमको एफ फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो एफ वाला टर्म इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा, f/2 माइनस म्यू एफ रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू रूट 3g। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, f को कॉमन ले लो, 1 माइनस म्यू रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू रूट 3g। ठीक है, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ। ठीक है, अब यहां से म्यू की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी थी, 1/2 रूट 3। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, f/2 1 माइनस 1/2 रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 1/2 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू जी। रूट 3 से रूट 3 मर जाएगा, रूट 3 से रूट 3 मर जाएगा, 1 माइनस हाफ हाफ आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा f/4 इज इक्वल टू g/2। तो यहां से हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4g/2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10/2 दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है, पक्का। तो ये मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, इसके बाद बॉडी मूव करने लगेगी। अगर हम F 20 न्यूटन का लगाएंगे तब तक बॉडी नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही F 20 न्यूटन से एक्सीड करेगा तुरंत ये बॉडी आगे की तरफ भागने लगेगी। ओके, पक्का। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और सवाल देखते हैं। हर कोचिंग मॉड्यूल में लगभग ये क्वेश्चन दिया रहता है। यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से। यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है एंड इट रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। और इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है म्यू। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है म्यू। इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स F। किस डायरेक्शन में हम F फोर्स लगाएं, ठीक है, क्या समझे, हमें F फोर्स लगाना है, F फोर्स हमको लगाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, F फोर्स लगाना है जिससे कि ये बॉडी मूव कर जाए। तो कितना मिनिमम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, कि इतना तो होना ही चाहिए, इसके बाद हो तो ठीक, इतना तो होना ही चाहिए, तब ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। हमको वो मिनिमम फोर्स निकालना, मिनिमम फोर्स नहीं निकालना, सुनो, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एंगल निकालना है, थीटा एंगल। ठीक है, कितने एंगल पे ये फोर्स लग रही है, कितने एंगल पे ये फोर्स लग रही है, ट्राई करिए, थीटा कितना होगा। इसका आंसर आएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू। ठीक है, देख लो मिनिमम फोर्स का एंगल कितना होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मिनिमम फोर्स का एंगल कितना होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल जिससे ये बॉडी आगे की तरफ मूव करे। तो मैं ट्राई करने जा रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इधर की तरफ क्या आएगा, एफ साइन थीटा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देख लेना है सब लोग, नॉर्मल रिएक्शन और mg। इस बार नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। ओके, mg माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है। अब यहां पे एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा म्यू एन के बराबर होगा, एफ कॉस थीटा म्यू एन के बराबर होगा। हमको बॉडी को चलाना है, तो जस्ट बस चलने वाली है बॉडी, जस्ट चलने वाली है बॉडी, जस्ट चलने वाली है। उस टाइम पे हम जो कंडीशन बना रहे हैं वो है ये, जस्ट चलने वाली है। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन, एन की जगह पे क्या लिख दूंगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना,
है ना, पक्का पक्का से हो गया। अब यहां से हम इसको इधर कर देते हैं, देखो f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। ओके, पक्का। अब अगर हमको f चाहिए तो f को यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। यहां पे लिख रहा हूं म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा विल बी इक्वल टू f। अब हमको चाहिए मिनिमम फोर्स, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मिनिमम फोर्स। अब क्योंकि हमको यहाँ पे मिनिमम फोर्स चाहिए तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए तो हम कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, d बाय डी। देखिए यहां पे हम जो कंडीशन लगाने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ रखा है कि d cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू 0, है ना। d बाय डी थीटा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन पढ़ी है कि नहीं, है ना भाई। इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा अगर इसको मिनिमम होना है, इसको अगर मैक्सिमम होना पड़ेगा तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास cos थीटा का क्या आ गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और म्यू को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, साइन थीटा का हो जाएगा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, म्यू cos थीटा के। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, म्यू। क्लियर है, वही चीज जो पहले मैंने लिख दी थी वो आ गई। ओके, मिटा दें इसको। मिनिमम फोर्स का एंगल पूछा था, देखो फोर्स को मिनिमम करना था तो यहां पे हमने इसको मैक्सिमम कर दिया। इसको मैक्सिमम करने के लिए हमने d बाय डी थीटा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा कर दिया, बस आ गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे इतना, इसलिए एक बार करा हुआ होगा तो फिर आसानी रहती है। चलिए मैं हटा रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन होता है कि भाई हमने दीवार के अगेंस्ट कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से है, ये हमारे पास एक ब्लॉक हमने चिपका दिया, ठीक है। हम इसको दबा रहे हैं बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ऐसे करके दबा रहे हैं बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और ये ब्लॉक हमारे पास है ए ब्लॉक। इस ए ब्लॉक का मास हमको दिया गया है 1 kg, 1 kg का मास है। अब आपसे पूछा क्या है कि ये जो ब्लॉक है 1 kg का, इसको हम पुश कर रहे हैं अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल, ठीक है। और यहां पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, म्यू आपको दिया गया, या म्यू एस आप ले लो 1/4, म्यू एस आपको दिया गया है 1/4, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है क्या यह ब्लॉक मूव करेगा, आपसे क्या पूछा गया है कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, विल द ब्लॉक मूव, और अगर हां तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर नहीं करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बताइए, कितना फ्रिक्शन फोर्स वॉल ब्लॉक पे एक्सर्ट करेगी। तो हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। देखिए यहां पे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन लगाएं, देखो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा। मूव करने के लिए इसका जो वेट नीचे लग रहा है 1g, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। अब म्यू एस एन निकालना पड़ेगा, तो हमको अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, म्यू एस एन कर देंगे। नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्या होगा, देखो 20 न्यूटन से हम इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, 20 न्यूटन से हम इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो पीछे से ये कितना फोर्स लगाएगा, 20 न्यूटन का। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आ गया 20 न्यूटन।
अब यहां पे 1/4 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। अच्छा, 5 न्यूटन का फोर्स पीछे लग सकता है मैक्सिमम, और नीचे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। जी की वैल्यू हमने अगर 10 रखी तो नीचे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, और पीछे कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। इसका मतलब पीछे वाला फोर्स छोटा हो गया, अब आगे वाला फोर्स ही लगेगा, और आगे वाला फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, मतलब ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा। आगे वाला फोर्स 10 न्यूटन का है, मतलब ये ब्लॉक नीचे जाएगा। पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो तो 5 ही न्यूटन का है, तो ये रोक नहीं पाएगा, ब्लॉक नीचे जाने लगेगा, तो मतलब ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, ब्लॉक मूव करेगा। अब अगर आपसे ये कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो निकाल लोगे भाई इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर आपसे ये भी पूछ ले लगे हाथ कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे ये 5 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, तो 20 न्यूटन में से आप 5 न्यूटन को घटा दो, 1 इंटू ए कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास 15/1 इज इक्वल टू ए, मतलब कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमने नहीं लिया भाई, जब ब्लॉक नीचे गिरेगा तो यहाँ पे तो म्यू के होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमको केवल एक चीज दी है, दैट इज म्यू एस दिया है, तो उसी को म्यू के मान के भी सॉल्व कर लेंगे। कई बार क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि एक ही चीज दी होती है, ठीक है, या तो केवल एक ही म्यू दिया रहेगा। अगर एक ही म्यू दिया हुआ है तो एक ही म्यू रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, पक्का। ऐसा क्वेश्चन जेई में भी एक बार आया हुआ है भाई। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, और मैं आपको एक अनोखी चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई आपसे पूछे क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पे मान लीजिए कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत आसान चीज है भाई, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। मान लो कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, अब इसका जो मास है वो है m, नीचे की तरफ mg वेट लगा, नीचे की तरफ क्या वेट लगा? mg वेट लगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और अगर इस ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की है तो पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस एन, ठीक है। यहां पे इन दोनों सरफेसेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है म्यू एस, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ हमारा क्या लगा? म्यू एस एन, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर एमजी। तो जरा इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं बना लेता हूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है? म्यू एस एन। अब सुनना बड़े ध्यान से, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा क्या? इन दोनों फोर्सेस का जो नेट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा क्या? मान लो ये mg है, ठीक है, नीचे की तरफ हमारा फोर्स mg लग रहा है। मान लो कि ये नॉर्मल रिएक्शन से एंगल लैम्डा बना रहा है, मान लो कि ये नॉर्मल रिएक्शन से एंगल लैम्डा बना रहा है, और ये फोर्स है हमारा F। मेरा मार्कर भी इस समय जवाब दे रहा है, ये फोर्स है हमारा F, ठीक है, ये फोर्स है हमारा F। अब देखो यहां पर अगर हम tan लैम्डा निकालें तो क्या आएगा? इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो, समझने में आसानी रहेगी। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें और tan लैम्डा निकालें तो बताओ क्या होगा? tan लैम्डा, tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पे ये है, इसका मतलब ये हो जाएगा म्यू एस एन। बेस यहां पे क्या है? ये बेस यहां पे क्या है? ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। यहां से हमारा n से n कट गया, क्या आ गया? tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? tan इनवर्स म्यू एस। क्लियर? तो ये थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में चर्चा, ठीक है, ये थी हमारी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने जो चर्चा की, ये हमने यहां पे बात करी।
ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब अगले लेक्चर में हम फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पे जो फ्रिक्शन है उसकी क्या टेंडेंसी है, कैसे वो काम करेगा। अभी के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और जो चीजें मैंने बताई उसको रिवाइज करें। हालांकि ये बहुत ही छोटा लेक्चर है लेकिन है बड़ा दमदार, है बड़ा दमदार। 3 सवाल मैंने कराए हैं, उन 3 सवालों को अगर आपने सही से देख लिया, कितनी कितनी बार वही सवाल रिपीट हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो हम अगले लेक्चर में फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बात करेंगे और एक बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्यारा सवाल लगता है, आईआईटी में आया हुआ है, ट्रिपल ई में आया है शायद, वो भी हम आपको करवाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।